और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। जो आपका चैप्टर दिया गया है किसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले एग्जाम में दिया गया है। यहाँ से आपके जो भी जो सवाल पूछे गए वो सारे सवाल यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे। उसके साथ में आपका जो रिलेटेड कंटेंट है उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमने मेडाइवल इंडिया का एंशियंट और मेडाइवल इंडिया का जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। वीडियो आपका पड़ा है, देख सकते हो। उसके बाद में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक दिया गया उसके हमने 5 क्वेश्चन को जो पूछे जाते हैं वो हमने कर लिया है। इसी में वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी यानी इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी वीडियो अपलोड हो गया। अब हम आज चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको हम यानी यहाँ से जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये थ्योरी दिया गया, थ्योरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको कंटेंट मिलेगा, कम समय में अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो अधिक जानकारी ही क्योंकि आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि देख रहे हो भाई जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे लेवल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा गया है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम। आप यहाँ से शुरू होता है भाई। सवाल पूछा गया है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसे आपका तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। चलो भाई, द्वितीय क्षेत्र जो आपका विनिर्माण वाला क्षेत्र होता है जिसमें आपका फैक्ट्री वगैरह आती है, जैसे आलू से चिप्स वगैरह बनता है, ठीक है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इनमें निम्न सेवाएं शामिल है, जैसे आपका परिवहन परिवहन बैंकिंग परिवहन बैंकिंग इसमें आपके कौन से आते हैं, निम्न सेवाएं आती है, जैसे आपका परिवहन हुआ, बैंकिंग हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सेवा, पर्यटन, संचार, ये सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में आती हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो 2022 का है, तो इसे आपका एलपीजी मॉडल कहा जाता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पीएनजी, एलएनजी ये सब दे रखा है यार, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर भारत की नई आर्थिक नीति 1991 को आमतौर पर एलपीजी यानी विकास के लिए एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है, जहां पर एलपीजी हो जाता है लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब आपका निजीकरण, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो मिनिमम आपका 50% तो होना, 51% होना चाहिए। कितना, 51% होगा तभी आपका गवर्नमेंट कंपनी कही जाएगी। क्या होगी, कह रहा है कि कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम 51% अगर शेयर पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी को तब सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी कम से कम 51% चुकता या पूंजी या प्रदत्त पूंजी सरकार के पास में होती है, तब उसे ही गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों में सबसे नीचे किस समस्या की ओर ध्यान दिया जाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों में सबसे नीचे किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था, तो किसकी ओर ध्यान दिया गया था, तो भारतीय रुपए का मूल्यह्रास या शव आर्थिक नीति का पतन, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट। तो क्या सभी का दिया गया था या सभी का दिया गया था, ठीक है। इन सभी चीजों का यहाँ पर ध्यान दिया गया था। भारतीय रुपए का अवमूल्यन क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में विश्वास की कमी और भुगतान संतुलन संकट के कारण भारतीय रुपए का मूल्य तेजी से गिरा। आर्थिक नीतियों की विफलता, लाइसेंस राज यानी अत्यधिक विनियमन और अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विकास को रोक रहे थे, और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट भारत के पास 1991 के मध्य में लगभग 2 सप्ताह के आयात को कवर करने के लिए ही विदेशी मुद्रा बचा था, ठीक है, उपलब्ध थी। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद में उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आपका इनमें से कौन से उद्योग जो थे वो आपके क्या थे, वो सार्वजनिक के लिए आरक्षित थे। तो कौन था भाई, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, मेट्रो परिवहन, संचार। तो इसमें कौन था भैया, परमाणु वाला था। परमाणु वाला गवर्नमेंट के पास में था, बाकी सब प्राइवेट भी कर दिया गया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद में अधिकांश क्षेत्रों में निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया, लेकिन कुछ
रणनीतिक उद्योग जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन अपने रणनीतिक महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च नियामक निरीक्षण के कारण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहे। चलो भाई, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण को की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? प्राथमिक परिणाम क्या था? तो ये प्राथमिक परिणाम क्या था भाई? वैश्वीकरण था। क्या? वैश्वीकरण हो जाता है, ठीक है, वैश्वीकरण हो जाता है। 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित थी, जिसे अक्सर एलपीजी सुधार कहा जाता है। उदारीकरण और निजीकरण का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार को में से जोड़ना और विदेश व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना। यानी 1991 का जो टॉपिक दिया गया उससे सवाल पूछा जाता है हर बार। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। उस टाइम वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह थे, ठीक है, ये पूछा गया इसमें, तो पीवी नरसिम्हा राव जी हो जाते हैं, ठीक है, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। 1991 का में नई आर्थिक नीति एनईपी की एन नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम का कौन सा हिस्सा नहीं था? ठीक है, तो देखो, औद्योगिक सुधार था, कर सुधार था, भुगतान संतुलन का समायोजन ये नहीं था, और राजकोषीय सुधार ये था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर औद्योगिक सुधार में क्या था? लाइसेंस राज को समाप्त करना था, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना था। कर सुधार में क्या था? कर संरचना को सरल बनाना, राजस्व में वृद्धि करना, ठीक है। राजकोषीय सुधार में क्या था? राजकोषीय घाटे को कम करना, सब्सिडी को कटौती करना और सरकारी जो खर्च है दक्षता में सुधार करना, ये था आपका राजकोषीय सुधार था, ठीक है। भुगतान संतुलन का समायोजन नई आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं था। भारतीय आर्थिक राजनीति निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे? तो आपके एम विश्वेश्वरैया जी हो जाते हैं, ठीक है, आर्थिक नियोजन के जनक माने जाते हैं। प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनेता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। 1934 में उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें इन्होंने भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तावित किया। हरित लेखांकन, जिसे ग्रीन आउटिंग का अर्थ के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। देखो, हरित लेखांकन तो इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है, सीधे सीधे आप समझ सकते हो भाई, ठीक है। तो देखो, इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें लिखा तो है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को ध्यान में रखकर, ठीक है। ग्रीन आउटिंग, जिसे पर्यावरण आउटिंग अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना में पर्यावरणीय लागतों और लाभों को शामिल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह पारंपरिक जीडीपी से आगे बढ़कर निम्न का हिसाब रखता है, जैसे आपका प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की लागत। किसके बढ़ने के फलस्वरूप भाई किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी क्षेत्र में निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? किसके बढ़ने से? तो नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने से आपका क्या होता है? निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, ठीक है, निवेश बढ़ेगा। जब व्यवसाय अपने नए निवेश या नई पूंजी जैसे कि कारखाना बनाना या मशीनें खरीदना पर उच्च प्राप्ति का अनुमान लगाते हैं, तो निवेश करने की आर्थिक संभावना रखते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है और इसलिए व्यवसायों को निवेश सार्थक लगता है। चलो, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी हो जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाती है, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे आपका सीएसओ, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जिसे एनएसओ का हिस्सा है, और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय यही हो जाता है, ठीक है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां जो होती हैं प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित होती हैं, ठीक है, यानी कृषि से ही संबंधित होती हैं। चलो भाई, कृषि में क्या क्या आता है? आपका कृषि आएगा, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में ही शामिल होती हैं भाई। चलो भाई, आगे देख लेते हैं।
आगे पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता होता है। ठीक है, नियोक्ता वो आपका नियोक्ता मतलब रोजगार देने वाला, तो आपका कौन सा हो जाता है, प्राथमिक क्षेत्र ही हो जाता है सर्वाधिक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या क्या होता है, कृषि आता है, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन शामिल है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है। ठीक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जीडीपी में कम योगदान लगभग 17%, और उसके बावजूद 45% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। तो ये कौन होते हैं भाई, तो इसमें निजी सेक्टर का ही तो ध्यान होता है इसमें भाई, निजी सेक्टर में निजी पर्सन का ही इसमें अस्तित्व होता है। ठीक है, अधिक से अधिक लाभ कमाना इनका टारगेट होता है। निजी क्षेत्र में वे व्यवसाय शामिल होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। उदाहरण जैसे स्थानीय दुकानें, टाटा, रिलायंस जैसी निजी कंपनियां और छोटे स्टार्टअप। ठीक है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना, तो आपका पूंजीवादी तो होता है भाई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, टारगेट होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। ठीक है, निजी अधिकार होता है, निजी अधिकार होते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है में संसाधन निजी स्वामित्व में होते हैं, जैसे कारखाने, जमीन, व्यवसाय आदि। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है और कीमतें और उत्पादन बाजार में मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। कहते हैं भैया जो करना है तो करो, अपने हिसाब से करो। स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार, तो स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी के लिए हो जाता है। ठीक है, बागवानी के लिए हो जाता है। भारत में स्वर्ण क्रांति बागवानी फसलों, विशेष रूप पर फलों, सब्जियों तथा शहद, फूलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यह मुख्य रूप से 1990 के दशक से 2000 के दशक से के शुरुआती दौर में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल, ये 23 वाला पेट है। देखो अच्छा सवाल पूछा गया, कह रहा है कि भारत में दुग्ध क्रांति के चरण 1990 से 80 में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए उपहारों में दिए गए स्किल्ड मिल्क पाउडर और मक्खन तेल यानी बटन ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था। क्या पूछा गया यार, अच्छा किस, कह रहा है कि भारत का दुग्ध क्रांति के जो आपका चरण पहला था। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा, अच्छा किसके द्वारा उपहारों में दिए गए स्किल्ड मिल्क पाउडर और मक्खन तेल बटन की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो यूरोपीय संघ द्वारा। ठीक है, यूरोपीय संघ द्वारा किया गया था। ठीक है, ये वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत की दुग्ध क्रांति के प्रथम चरण जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है भाई, यह वित्त पोषण विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत के माध्यम से यूरोपीय संघ तत्कालीन ईईसी द्वारा दान दिए गए स्किल्ड मिल्क पाउडर और बटन ऑयल की बिक्री से किया गया था। इन इन निधियों का उपयोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड के शुरू करने के लिए किया गया था। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है। कौन सा हरित क्रांति का रणनीतिक हिस्सा था, कौन सा था भाई, तो सिंचाई था। ठीक है, रासायनिक उर्वरक तथा पीड़कनाशी था। ठीक है, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच ये भी था, तो यह सभी हो जाता है भाई। ठीक है, हरित क्रांति, जैसे हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में हुई उन्नति की एक श्रृंखला थी जिसका उद्देश्य जो है खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। सबको पता है भाई, मुख्य रूप से उच्च उपज वाली जो फसलें हैं, हाई यील्ड वैरायटी के प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि तथा सिंचाई पद्धतियों में सुधार के माध्यम से किया गया था। ठीक है, किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जाना जाता है, तो आपका पंजाब है। ठीक है, पश्चिमी यूपी भी इसमें आ जाता है। ठीक है, पंजाब हो जाता है अभी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उच्च उपज वाली किस्में यानी हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का अपनाकर सिंचाई की बेहतर तरीकों और उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के जरिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। ठीक है, बढ़ाना था भाई।
चलिए, पंजाब को इसके मौजूदा कृषि बुनियादी ढांचे के रूप में यानी फोकस कंट्री फोकस स्टेट यही देखा गया था। किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में, तो आपका एम एस स्वामीनाथन को, इनको आपका भारत रत्न भी दिया गया 2024 में। ठीक है, तो 1960 में ये आपका यहाँ पर शुरू होती है, अपने इंडिया में शुरू होती है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत होती है 1960 के दशक के आसपास में शुरुआत होती है। अगला, भारत में श्वेत क्रांति के जनक आपके वर्गीज कुरियन जी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो अभी जस्ट करा चुके हैं। HYV बीज क्या होते हैं, जिन्हें चमत्कारी बीज कहा जाता है। तो हाई यील्ड वेराइटी जो आपके होते हैं, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, ये तो अभी जस्ट हम करा चुके हैं भाई, ऊपर भी बता दिया था हमने। वही देखो पूछा गया घुमा फिरा के। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 8 प्रमुख दुग्ध सेठों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शासकों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था, तो देखो कलकत्ता। ये 23 वाले देखो, 23 वाला जो पेट था उसमें अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, तो इसमें बेंगलुरु शामिल नहीं था। ठीक है, बेंगलुरु शामिल नहीं था, बाकी कलकत्ता था, मुंबई था, चेन्नई था। तो पहले चरण में क्या क्या हुआ था, पहले चरण में 4 महानगरों को चुना गया था। 4 महानगर कौन थे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई था इसमें। ठीक है, बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। चलो, ये 23 का सिंपल सवाल पूछा गया था। कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1961 से 66 चलती है, गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम प्रारूप कौन देता है, तो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। 6 अगस्त 1952 को जिसकी स्थापना होती है। ठीक है, और इसमें होता कौन कौन है, इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलो भाई, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। स्थिरता के साथ में जब भी बात आएगी तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाती है। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाती है भाई। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में चलती है। स्थिरता के साथ में विकास के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देकर आर्थिक असंतुलन को दूर करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड पूछा गया आपसे, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपका 2007 से 12 चलती है, 2007 से 12 चलती है। ठीक है, 7 से 12 चलती है। इसमें क्या रखा गया था, इसका विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य था गरीबी और असमानताओं को कम करना तथा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना तथा सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ध्यान रखना भाई। चलो, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य था, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा खाद्य और कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। उसका प्रमुख वह बहुत सफल रहा। तो कौन सा था भैया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही था टारगेट। ठीक है, 2023 का देखो सवाल पूछा गया, मतलब 23 वाले पेट में पूछा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में खाद्य, कार्य और उत्पादकता, इसी में रोजी रोटी का नारा भी दिया गया था। ठीक है, वही तो संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था और इसमें औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि और रोजगार और सामाजिक न्याय के महत्व पर भी जोर दिया गया था। इस योजना को सफल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 5% की लक्ष्य वृद्धि दर के साथ में स्थान पर 6.01% की वृद्धि हासिल करी थी। ठीक है, शाबाश। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष आपके मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो जाते हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो जाते हैं। ठीक है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो जाते हैं और ये आपके अंतिम उपाध्यक्ष थे। 2004 से 2014 तक रहते हैं। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह पे नीति आयोग बना दिया गया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है भाई, कौन सा डिपॉजिटरी है संस्थान का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा भैया जो डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है, तो नाबार्ड नहीं है। ठीक है, बाकी आपका वाणिज्यिक बैंक, क्रेडिट को कोविड सोसाइटीज और ऋण संघ यानी लोन एसोसिएशन, ये सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक है,
नाबार्ड नहीं, ठीक है, नाबार्ड नहीं। डिपॉजिटरी संस्था एक वित्तीय संगठन है जो जनता से जमा स्वीकार करता है, जबकि नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के लिए ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए केंद्रित है। यह एक डिपॉजिटरी संस्था नहीं है भाई, ठीक है, नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। अच्छा, किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नहीं करा गया था, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, तो किसका नहीं करा गया था? 23 वाला पेट होगा, हाँ ये विजया बैंक है, ठीक है। विजया बैंक का नहीं किया गया था, बाकी सबका किया गया था। अब लेवल आपको थोड़ा अच्छा पढ़ के जाना है इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण पहले चरण में नहीं हुआ था, बल्कि दूसरे चरण में किया गया था। दूसरा चरण 1980 में, जिसमें 6 अन्य बैंकों के साथ में किया गया था। पहला चरण आपका 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिसमें 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का वाणिज्यिक राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक इनमें से नहीं है, ठीक है? तो क्या सिडबी नहीं है, ठीक है। बाकी भारतीय स्टेट बैंक, HSBC, ठीक है, और ICICI बैंक। तो कौन सा? सिडबी नहीं है, ठीक है। सिडबी तो आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। यह एक विशेष बैंक है जो छोटे और मध्यम उद्यमों यानी MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह आमतौर पर जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। जनता से कहती है तुम यार हमारे में ना जमा करो, ठीक है, जो कि एक वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ये देखो उस टाइम का करेंट है, ठीक है। तो ये उस टाइम का, तो एस मनी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, ऑफलाइन UPI। एस मनी ने पहनने योग्य ATM कार्ड और ऑफलाइन UPI भुगतान पेश किए हैं, जिसका उपयोग बिना किसी भौतिक कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के बिना लेनदेन कर सकते हैं। यह तकनीक सुरक्षित लेनदेन की सुविधा के लिए NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन पर उपयोग करती है भाई, ठीक है। चलिए आगे। अगला कह रहा है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय बैंक, तो आपका ये तो नाबार्ड है। कृषि से जब भी आए तो नाबार्ड लगा देना। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और आपका ये क्या हो जाता है? तो ये आपका कृषि विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वयं सहायता समूह को ग्रामीण ऋण संस्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, नीति मार्गदर्शन तथा निगरानी सहायता प्रदान करना। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ जिनकी थी उनको कर दिया गया था। दूसरे चरण में जिनकी पूंजी 200 करोड़ थी उनको कर दिया गया था। तो यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो कौन सा अधिनियम था? तो ये आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं। तो ये आपका बैंकिंग जो अधिनियम था, हाँ, बैंकिंग कंपनियां जो उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1970, ये भी आपका 23-22 वाला बैठा भी है, ठीक है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन यानी NIBM की एक स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण, शिक्षण और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी? तो ये आपका क्या भैया पूछा गया इसमें? तो कौन सा है? तो ये आपका, अच्छा, कौन सा बैंक वगैरह? तो आपका RBI के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान जो है कि स्थापना 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से की गई थी। NIBM में को कभी कभी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए NIBM को, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान। यह एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान है जो बैंकिंग और वित्त में अनुसंधान और वरिष्ठ और मध्यम स्तर के बैंकरों को प्रशिक्षण तथा बैंकों को वित्तीय संस्थानों के लिए परामर्श जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। बैंक दर का अर्थ क्या होता है? तो बैंक दर में सीधा सीधा क्या होता है भाई, इसमें आपका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली
अधिकाधिक ब्याज दर होती है, ली जाने वाली अधिकाधिक ब्याज दर ही आपका बैंक दर कहलाती है भाई, ठीक है, बैंक दर कहलाती है। बैंक दर क्या होता है, जो आपका आरबीआई होता है, जो वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और धन की आपूर्ति को विनियमित करने तथा अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, ठीक है, मतलब आपका, और तो शाख सृजन पर क्या असर पड़ेगा, तो नगद वाला हटाए कम करेगा तो ये बढ़ेगा, शाख सृजन बढ़ जाएगा, ठीक है, शाख सृजन बढ़ जाएगा। जब आरबीआई नगद कोषानुपात यानी सीआरआर, जिसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, कम करता है तो आपका बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ता है, ठीक है। अब बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ेगा तो उनके पास, बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ठीक है, साख सृजन क्या होगा, बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा, इसलिए बैंक अधिक ऋण दे सकते हैं, जिससे ऋण सृजन और साख सृजन में वृद्धि होगी, ठीक है, ऋण सृजन और साख सृजन में भाई साहब वृद्धि होगी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित किया था, 100 रुपये का हो चाहे 1000 का नोट हो, सब किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा। अरे सॉरी वित्त मंत्री तो यार 1 रुपये का नोट करता है, ठीक है, यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ओके। 100 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय नोट करेंसी अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, फीमा का पूर्ण रूप क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, ये आपका फीमा का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फीमा का मतलब, फीमा कब आता है, तो 1999 में पारित किया गया था, या 1 जून 2000 को लागू हुआ। पहले फेरा था जिसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, इसका विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की जगह ली थी इसने, ठीक है। 1973 का है ये वाला, और ये वाला 1999 का है, ठीक है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो किसके, केलकर टास्क फोर्स द्वारा। अब देखो कुछ बच्चों ने यहाँ पर ढूंढते रहे, ठीक है, विजय केलकर समिति ढूंढते रहे तो, लेकिन यहाँ पर ये लिखा था केलकर टास्क फोर्स, ठीक है, सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000, देख रहे हो, और मोदी जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ले लो भाई। पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स यानी विजय केलकर की अध्यक्षता में द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बनाना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना था, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए, देख रहे हो, हाँ 30 वाला पैटर्न, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी अधिनियम नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोध एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटान किस संगठन द्वारा किया जाता है। हाँ, तो भैया किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है, ओके, सीसीआई द्वारा किया जाता है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 30 नवंबर 2022 तक जीएसटी मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए आपका राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण के पास थी, ठीक है। 1 दिसंबर 2022 से यह जिम्मेदारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के को सौंप दी गई, ठीक है, सौंप दी गई। बोला कि चलो तुम देखो, ठीक है, जीएसटी की कौन सी विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है, तो कौन सा हो जाता है, इनपुट क्रेडिट टैक्स, ठीक है, इनपुट क्रेडिट टैक्स ही आपका जो होता है, यही विशेषता होती है। चलो भाई, जीएसटी जो आपका है या विशेषता इनपुट क्रेडिट टैक्स है, जो ऋण के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और ये अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम करती है। कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, तो कौन सा ये आर्थिक कारक नहीं है, पानी की गहराई ये नहीं है आर्थिक कारण में, बाकी शहरीकरण, औद्योगिकरण, खनिज, ये सब कोई आते हैं। पानी की उपलब्धता का प्राकृतिक कारक है,
भौतिक कारक ना कि आर्थिक कारक है, यानी ये नेचुरल वाला कारक है, ठीक है। और यहाँ पर पीने के पानी, खेत और दैनिक उपयोग की जरूरतों के लिए कारण लोग नदियों और मीठे पानी के स्रोतों के पास बसते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कुल प्रजनन दर कहा जाता है क्या भैया, ठीक है। उसे क्रूड अशोधित जन्म दर कहते हैं। अच्छा, उसे क्रूड अशोधित जन्म दर कहा जाता है। देख रहा हो, अच्छा सवाल पूछा गया था प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से? तो क्रूड अशोधित जन्म दर कहते हैं, ठीक है। क्रूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आयु या लिंग वितरण को ध्यान में नहीं रखा जाता, इसलिए यह केवल कुल जन्मों को कुल संख्या से जोड़ता है, ठीक है। मतलब इसमें मेल फीमेल का डिफरेंस नहीं देखा जाता है। चलिए भाई साहब आगे अगला सवाल पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया? कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, ठीक है। तो प्रवसन है, जन्म है, मृत्यु है, रुग्णता नहीं है, ठीक है। ये नहीं होता, रुग्णता मतलब बीमारी से, ठीक है। बीमारी या रोग और या जनसंख्या गणना में प्रत्यक्ष कारक नहीं है, या स्वास्थ्य नीतियों को प्रभावित करता है, लेकिन जनसंख्या के आकार को सीधे तौर पर नहीं बदलता है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक 3 मुख्य हैं, जैसे जन्म है, मृत्यु है और प्रवास है, ठीक है। ये हो जाते हैं। चलो भाई आगे। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका आपका जनघनत्व पूछा गया था, ठीक है। 23 वाला पैटर्न भी है और जनघनत्व इसका पूछ लिया गया। तो इसमें आपका देखने को मिलेगा कितना? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा थार मरुस्थल में आपका 83 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। कितने भी है? 83 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेंगे। महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को। आपका ये राजस्थान में स्थित हो जाता है। इसका आपका अगर बात करते हैं या सहारा या और अगर हम बात करते हैं कि वहीं अगर सहारा मरुस्थल में सहारा और अरब जैसे विश्व के प्रमुख मरुस्थलों की तुलना में और असाधारण रूप से अधिक है, जिसका जनघनत्व तो आपका बहुत कम है, लगभग 5 ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं भाई, ठीक है। किसमें? सहारा में। अपने यहाँ पे 83 रहते हैं। ये उस टाइम का करंट पूछा गया है कि रहेगी 2021 से 2022 तक भारत में 1349 रिपोर्टेड यानी प्रतिवेदित खदानें। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के किस राज्य में स्थित हो जाती है? मध्य प्रदेश में स्थित हो जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित हो जाती है। चलो वहीं अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल पूछा गया किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? तो देखो करंट का कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है। तो उस टाइम पे राजस्थान में यूरेनियम के भंडार आपका 2022 में देखे गए थे, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे अगला सवाल देखें। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये आपका कांडला गुजरात में किया गया था। कहाँ पर? निर्यात प्रसंस्करण केंद्र आपका कांडला गुजरात में किया गया था, ठीक है भाई। अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल क्या पूछा गया? अगला सवाल पूछा गया है एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र जो गुजरात के कांडला में 1965 में स्थापित किया गया था, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक विशेष रूप से नामी क्षेत्र है जिसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, कर लाभ जैसे प्रोत्साहन देना, ठीक है। चलो ओके। कह रहा है कि समान, ये भी आपका 23 का पेट है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल है? तो कौन सा हो जाता है भाई? तो ये कौन सा हो जाता है? कौन सा अध्याय? अध्याय नंबर 2 में बताया गया है, ठीक है। 2 में बताया गया समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में तो इंडियन इकोनॉमी का भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये आपका दिया गया, यहाँ से आपको 5 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। 5 नंबर के सवाल आएंगे, उनको हम पहले प्रीवियस ईयर के देखेंगे, उसके बाद में अपने फिर थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को पहली बार और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। आपको इस तरीके से आपको मिल जाएंगे क्या? अच्छे खासे वीडियो मिल जाएंगे। ओके बाय बाय।